कब कराया गया था? 1951-52 में कराया गया था। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर 1952 में ही क्या हुआ? 1952 में ही एक तरह से आपका पहली बार लोकसभा का गठन हुआ, पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ। पहली बार लोकसभा का गठन हुआ तो उसी चुनाव में 51-52 में जो चुनाव हुआ था, उसी चुनाव में एक तरह से पहली बार श्याम शरण नेगी ने वोट दिया था, जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया। नवंबर 2022 में निधन हो गया। दूसरा पॉइंट नोट कर ले स्टार मार्क के। राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में देश के पहले कोचिंग हब है। अब कोचिंग हब विकसित होगा, जैसे अपने यहाँ एटरंडम कोचिंग हब है इलाहाबाद में, लेकिन वहाँ पे पूरा एक विकसित कोचिंग हब किया जाएगा, जैसे कोटा से भी डेवलप होगा। राजस्थान के जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। कोचिंग हब विकसित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अभी हाल ही में गुजरात के भावनगर गुजरात में स्थित है, और इसी भावनगर गुजरात में सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह दोनों का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये नोट कर लेंगे स्टार मार्क के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर गुजरात में पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। पहले सीएनजी टर्मिनल एंड ब्राउन पोर्ट, ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है, भावनगर गुजरात में पहला ब्राउन बंदरगाह और सीएनजी टर्मिनल। अभी हमें देखिए एक शब्द आया है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें 94% अकेले मीथेन गैस होता है, और वह अन्य गैसों के तुलना में कम पोल्यूशन को फैलाने का काम करता है। इसीलिए सीएनजी बस, सीएनजी गाड़ियां इत्यादि चलाई जाती हैं ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। तो उसी सीएनजी टर्मिनल का वहाँ पे विकास किया गया है, जहाँ से सीएनजी जो गैस है उसका सप्लाई भारत के अन्य भागों में किया जा सके, आगे नोट कर ले। दूसरा पॉइंट है, चार नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कुछ पहाड़ी जनजातियों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान किया है। अनुसूचित जाति में शामिल करने की मंजूरी प्रदान किया है। ये जातियां निम्नलिखित हैं।
ये जातियां निम्नलिखित हैं। तो 3 जातियां हैं। पहला है पदारी जनजाति, उसको मंजूरी दी गई है पदारी, पदारी जनजाति। दूसरा है कोली जनजाति और तीसरा है गड्ढा ब्राह्मण। इन सबको जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। एक है पदारी, पदारी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। ये 3 जातियों को जनजाति का दर्जा प्रदान करेगा। 3 जातियों को जनजाति का दर्जा प्रदान करेगा। एक है पदारी, दूसरा है कोली, तीसरा है गड्ढा ब्राह्मण। अब यहाँ पे देखें, अब ये पूछा जा सकता है, तो फिर एक सवाल यहाँ पे और है, उसको देख लिया जाए, और वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस आर्टिकल में? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 366 में क्या है? अलग चीजें हैं। 338A क्या है? 338A। और 338 में क्या है? अनुसूचित जाति आयोग है। अनुसूचित जाति किसमें है? 338 में है। 338A में क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने मेंबर, कितने सदस्य होते हैं जानते रहिए? कुल 5, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। और इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो ये इसी ने मंजूरी, अप्रूवल दिया है 3 जातियों को, पदारी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। आगे नोट कर लें। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक घड़ी लगाने की, वैदिक क्लॉक, वैदिक घड़ी लगाने की शुरुआत किया है। वैदिक घड़ी लगाने की शुरुआत किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैदिक घड़ी क्या है? ये वैदिक घड़ी क्या है कि इसमें एक तरह से, जैसे इस समय इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, पहले इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं होता। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं होता था तो फिर लोग समय कैसे देखते थे? वो जल घड़ी के माध्यम से देखते थे या जंतर मंतर के माध्यम से देखते थे। जंतर मंतर का नाम आपने सुना है? जंतर मंतर 5 जगह पे है और वो समय भी बताने का काम करता है। लेकिन आज फेमस हो गया है केवल प्रदर्शन करने के लिए। जब भी कोई दिल्ली में प्रदर्शन करना वाला होता है, कहाँ पहुंच जाता है? जंतर मंतर। जंतर मंतर वो प्रदर्शन के लिए फेमस हो गया है, लेकिन रियल में प्रदर्शन के लिए नहीं जाना जाता। वो सारणियों का ऐसा सेट है जो 10 वर्ष 20 वर्ष आगामी जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, उनको बताने का काम करेगा। उसके बाद उसमें एग्जैक्ट टाइम बताई जाएगी, जो दुनिया का सबसे एक्यूरेट टाइम जो टाइटेनियम की घड़ी बताती है, उससे भी वो करेक्ट टाइम होगा, शुद्ध समय होगा। यानी कि ये जंतर मंतर लगवाया किसने? जंतर मंतर जानते रहिए, इसका नाम था जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही इसे कहा जाता है। देखिए, कोई भी चीजें बताई जा रही है तो आप उसको क्या करें? नोट्स बनाने का तरीका मैंने कल बताया था कि आप ये कॉपी है तो इसमें क्या करें, एक तरफ या तो इधर की तरफ छोड़ दें थोड़ा सा, और इसमें आप करंट को नोट करते जाएं, मुख्य नोट करते जाएं।
और इसमें जो जरूरत की चीजें हैं इसको जो लिखाते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए। ये एक एक क्वेश्चन जो बोला जा रहा है ना वो टकराएगा आपको, हो सकता है कि वही आ जाए। तो जीज मोहम्मद शाही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में किया था सवाई मिर्जा राजा जय सिंह ने। सवाई मिर्जा राजा जय सिंह जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना 1722 में किया था, उनके द्वारा ही किया गया था। और मिर्जा राजा जय सिंह ने 5 स्थानों पे जंतर मंतर की स्थापना करवाई थी। एक करवाया था उज्जैन में, दूसरा करवाया था वाराणसी में, तीसरा मथुरा में, चौथा दिल्ली में और पांचवा जयपुर में। पांचवा कहाँ पे कराया था? जयपुर में। तो ये 5 स्थानों पे उन्होंने जीज मोहम्मद शाही की स्थापना कराई थी, जो पूरा एक तरह से क्या है, घड़ी है जिसमें टाइम देखा जाता है कितने टाइम हो रहे हैं। अब इसी तरह से वैदिक घड़ियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी। और वैदिक घड़ी सबसे पहले कहाँ पे लगाई गई है? उज्जैन में, जहाँ पे पहले एक तरह से राजा जय सिंह ने वहाँ पे जंतर मंतर अर्थात वहाँ पे सारणियों का सेट स्थापित कराया था। मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर, दिल्ली, 5 जगह है। 5 जगह है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, दिल्ली। 5 हो रहा है ना? इसका नाम क्या था? जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही किसके नाम पे रखा गया था? मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था उसी के शासन काल में स्थापित किया था सवाई जय सिंह ने, इसीलिए इसका नामकरण किया था। आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे देखिए 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को सही माना। ईडब्ल्यूएस जो डिसीजन है उसको क्या मान लिया? सही मान लिया, क्योंकि उस पर क्या था, एक रिट दायर हुआ था कि ये गलत है, लेकिन ये सरकार ने गलत फैसला दिया है। लेकिन फिर उस पर संस्तुति अपनी किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। ये नोट कर लें। 7 नवंबर 2022 को 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण देने के फैसला को, सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण देने के फैसला को सही माना है। आरक्षण देने के फैसला को, उसी को क्या कहा जाता है? ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर। ये बनोगा 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने को सही माना है। 10% आरक्षण देने को सही माना है। अब तक सबसे बड़ी संविधान की पीठ किस पे बैठी थी? केशवानंद भारती। कितने जजों की? 13। आगे नोट कर लें। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जहां पर स्कूली छात्रों को, पहला राज्य है जहां पर स्कूली छात्रों को प्रतिदिन 10 मिनट योगा करना अनिवार्य कर दिया है। 10 मिनट योगा करना अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, एक नाम सुने होंगे, इला भट्ट। इला भट्ट एक फाउंडेशन चलाती थी सेवा। अभी 89 साल के आयु में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये नोट कर लें।
सामाजिक कार्यकर्ती, सामाजिक कार्यकर्ती, सेवा संस्थान के निदेशक, सामाजिक कार्यकर्ती, सेवा संस्थान के निदेशक, इला भटका, इला, इला भट्ट। इला किसका परिवाची है? जानते रहिए, इला परिवाची है सरस्वती जी का, कल जिनका पूजन है। ये भी नोट कर लें। इला भट्ट का 22 नवंबर 2022 को, 2 नवंबर करेंगे, 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, निधन हो गया। अब यहाँ पे देखें, अभी हाल ही में राजस्थान के एक धाम को क्या घोषित किया गया है? राजस्थान के एक धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, जिसका नाम है मनगढ़ धाम। लेकिन मनगढ़ धाम फंस जाएगा मामला। जैसे मनगढ़ धाम एक है प्रतापगढ़ में भी है, और एक कहाँ पे है? राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी है। इसीलिए अब यहाँ पे जो स्मारक पूछेगा वो प्रतापगढ़ वाला नहीं, उत्तर प्रदेश के मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक नहीं। ये कहाँ का मनगढ़ धाम है? राजस्थान का, जिसको प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ये भी नोट कर ले स्टारना के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के बसवाड़ा जिला में स्थित, राजस्थान के बसवाड़ा जिला में स्थित बसवाड़ा, हाँ बांस समझ रहे ना, बम्बू, हाँ बम्बू वाला बांस, बसवाड़ा, बसवाड़ा जिला में स्थित मनगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अब यहां पे देखें, अब एक राष्ट्रीय स्मारक, अब एक चल रहा है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे चल रहा है? दिल्ली में। तो इसी के आधार पर कर्नाटक में भी एक तरह से नया क्लिनिक शुरू किया गया, जिसे कर्नाटक में जो क्लिनिक है उसका नाम है डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक। डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, बासवराय बोम्मई। ये भी नोट कर लें। हाल ही में कर्नाटक राज्य में, हाल ही में कर्नाटक राज्य में डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस, डायग्नोस्टिक सेवा, डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की गई है, क्लिनिक की शुरुआत की गई है। एक्सप्रेस सेवा क्लिनिक, हाँ मोहल्ला क्लिनिक, उसी क्लिनिक के आधार पर अस्पताल। क्लिनिक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे है? दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे हुई है? नोट भी कर लेंगे। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला अस्पताल, जगह जगह हर मोहल्ले में एक छोटे छोटे अस्पताल बनाए गए हैं, जहाँ पे जाकर निःशुल्क इलाज संभव है, जहाँ पे इलाज किया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत है सर्वप्रथम
दिल्ली में किया गया। इसलिए अब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में भी खोले जा रहे हैं। जब उधर पंजाब में खोले जा रहे हैं, इसी कारण इन्होंने कर्नाटक में क्या कर दिया, उन्होंने उसी का नाम बदल के डायग्नोस्टिक सेवा क्लिनिक कर दिया। आगे है लोथल, का नाम आपने सुना हो। लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी प्लेस है और उसको एक तरह से समुद्री विरासत घोषित किया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेस है लोथल की सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ के खुदाई से डकयार्ड मिला, एक बंदरगाह मिला, और वो बंदरगाह भोगवा नदी के तट पर स्थित था, जहाँ से समुद्री व्यापारिक जहाज आते थे और आने के पश्चात वो फिर क्या होते थे, दूसरी तरफ से निकल जाते थे। भारत सरकार ने उसको समुद्री विरासत के रूप में शामिल करने का फैसला किया है, समुद्री विरासत के रूप में शामिल किया है। ये नोट कर लें। गुजरात के लोथल स्थल को, गुजरात के लोथल स्थल को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, करने का निर्णय लिया है। आगे नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, भारत में एक ऊंट सेना भी है। भारत में अभी कल आप देखेंगे जब परेड होगा कर्तव्य पथ पर, जो राजपथ था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ। उसी कर्तव्य पथ पर जब परेड होगा तो एक ऊंट सेना भी आएगी और उस ऊंट सेना के भी अपने कमांडर होंगे। तो बीएसएफ ने, पहले तो इसमें केवल पुरुष आते थे, लेकिन बीएसएफ ने एक महिला भी ऊंट बटालियन का गठन किया है, जिसमें ऊंट पे सवारी करने वाली सभी कौन होंगी, महिलाएं होंगी। जो कल कर्तव्य पथ पर उसका नज़ारा दिखेगा, महिलाओं को आप कल देखेंगे ऊंट पे सवारी करते हुए। कहाँ पे, कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ कहाँ पे है, दिल्ली पे। जो दिल्ली है, उसी दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो क्षेत्र था उसको राजपथ कहा जाता है। और उसका नाम है, जो अंग्रेजों ने बसाया, उसका नाम था सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा भी पूछा जा सकता है क्या है। सेंट्रल विस्टा उसका नामकरण किया और उसी सेंट्रल विस्टा में नए राष्ट्रपति भवन की मंजूरी दी जा रही है। नए राष्ट्रपति भवन बन रहा है, नया सचिवालय बन रहा है, संसद भवन बन रहा है और सांसदों के रहने के आवास बन रहे हैं। सब कुछ नया उसी सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत बन रहा है। और आपने देखा होगा कि उसी संसद भवन के सबसे शीर्ष पर क्या बना, उन्होंने लगभग भारत का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ को भी स्थापित करने का काम किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। थोड़ा सा जिसको लेके बवाल मचा था कि उसका जो शेर का मुंह है वो हल्का सा खुल गया, बवाल था ना। मतलब वो पहले क्या था, जो अपना राजकीय चिन्ह था उसमें हल्का सा वो कम खुला था, लेकिन इसमें दहाड़ रहा है। इसमें क्या है, उसका जो सीधे सीधे जो मुंह है वो थोड़ा सा ज्यादा खुल गया। इसी को लेकर बवाल हुआ था कि राज जो चिन्ह है उसके साथ क्या किया गया है, छेड़छाड़ किया गया, छेड़छाड़ किया गया है। तो उसको लेके बवाल था, तो वो भी जानते रहिए। और दूसरे पॉइंट पे हमने बातें किया कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लुटियंस ने विकसित किया था, इसी कारण उसे लुटियंस का दिल्ली कहा जाता है। और लुटियंस के दिल्ली में देखा जाए, जो इंडिया गेट है, उससे इंडिया गेट पे कई बार पूछा गया
कि किन शहीदों के नाम लिखे हुए। कभी आप इंडिया गेट पे देखेंगे ना, तो उसमें शहीद सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। तो ये शहीद सैनिकों के नाम जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उन्हीं शहीदों के नाम उस पर लिखे गए। उन्हीं शहीदों के नाम किसने लिखवाया था? अंग्रेजों ने लिखवाया था। अब आप एक सवाल देख सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो सकता हो गया कि सेंट्रल विस्टा फिर नए सिरे से बनाने की आवश्यकता पड़ी। अभी राष्ट्रपति भवन उसी तरह से है, आपके सचिवालय उसी तरह से है। आप इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके क्यों भारत सरकार विकसित करे? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो अंग्रेजों ने ही इस राष्ट्रपति भवन को, सचिवालय को, संसद भवन को, राज्यसभा को, इस सब किसने विकसित किया था? अंग्रेजों ने विकसित किया था। और उन्होंने जब इसको दिया तो 100 साल के लिए दिया। कितने साल के लिए दिया? 100 साल के लिए दिया, जो अब भारत 100 साल पूरा करने जा रहा है। यानी कि 2025 में वो 100 साल पूरा कर लेगा, और 100 साल के बाद वो सीधे म्यूजियम में बदलने का हस्तगत हुआ था कि आप 100 साल के बाद क्या करेंगे? राष्ट्रपति भवन को म्यूजियम बना देंगे, सचिवालय को म्यूजियम बना देंगे, आप अपने यूज के लिए नहीं कर सकते। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि जो राष्ट्रपति भवन है वो आज भले भारत आजाद है, लेकिन उसमें अगर एक ईंट भी निकालना है तो उसके लिए ब्रिटेन से परमिशन लेना, उसके लिए ब्रिटेन से परमिशन लेना पड़ेगा। उसकी मरम्मत भी करानी है तो आपका देश का पैसा नहीं लगेगा। उसके मरम्मत के लिए, उसके रख रखाव के लिए, राष्ट्रपति भवन के रख रखाव के लिए पैसा कहाँ से आता है? ब्रिटेन फाइनेंस करता है, ब्रिटेन फाइनेंस करता है। इसीलिए ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए और देश में एक नया स्वदेशी राष्ट्रपति भवन बने। इसलिए न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, एक नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो किसकी खाका थी? तो लुटियंस की खाका थी, जिसने नई दिल्ली को बसाया। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। 1912 में बनी। 1911 में दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, और उसी दिल्ली के दरबार के आयोजन में देखा जाए तो ये फैसला किया गया कि नई दिल्ली भारत की राजधानी होगी। कलकत्ता के जगह पे राजधानी कहाँ बनाई जाएगी? दिल्ली को बनाई जाएगी। हाँ? लुटियंस 1912 में शुरू हो गया, 1925 में सब बन के तैयार। ये भी नोट कर लेंगे। भारत में बीएसएफ के द्वारा, भारत में बीएसएफ के द्वारा महिला ऊंट सवार दल का गठन किया गया है। महिला ऊंट सवार दल का गठन किया गया है। महिला ऊंट सवार दल का गठन किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान के, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान के सीमा पर की जाएगी। भारत पाकिस्तान के सीमा पर की जाएगी। इस तरह का विश्व का पहला सैन्य बल होगा। इस तरह का यह विश्व का पहला सैन्य बल होगा, पहला सैन्य बल होगा। अब यहाँ पे देखें मानव विकास सूचकांक, मानव विकास HDI जिसे कहते हैं, ये मानव विकास सूचकांक UNDP जारी करती है प्रतिवर्ष। ये फिक्स है कि पूछा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 132।
कौन है? 132वां स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक जारी कैसे किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और आपके लिटरेसी, इसके आधार पर जारी किया जाता है। एक हमने शब्द लिया जीवन प्रत्याशा। आखिर ये जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा है कि आप कितने साल तक जीते हैं, कितने साल तक जीते हैं, ये जीवन प्रत्याशा है। भारत में जीवन प्रत्याशा जो नई आंकड़ा आई है 69.7 वर्ष है, यानी कि औसत भारत के लोग 69.7 वर्ष जीते हैं। जबकि पहले अगर थोड़ा सा पहले अगर हम बैक करें तो भारत के लोग 63.5 वर्ष जीते थे, और थोड़ा सा बैक जाएं 2002 तक तो 59.5 वर्ष जीते थे। जाते जाते लास्ट में अपने पुत्र को नौकरी देके चले जाते थे, मतलब कंडीशन ये थी। लेकिन धीरे धीरे जिम, स्वास्थ्य सुविधा, दवाइयाँ, खान पान की सुविधा, इसके कारण देखा जाए तो औसतन जो भारत की लाइफ है वो बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई है? वो पहुँच गई है 69.7 वर्ष। जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है कि भारत अब 132वें स्थान पे है, उसी से अनुमान लगा ले कि फर्स्ट स्थान पे भी कोई होगा। फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा। उसके बाद इसकी पूरी लिस्टिंग हम तैयार करेंगे, पहले अभी एक ओवर लुक पूरे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, जापान देखें, जापान में जीवन प्रत्याशा और अधिक है। जापान में औसत लोग 87 साल जीते हैं, यानी कि वहां पे 100 वर्ष से प्लस वाले बहुत मिल जाएंगे। आप 100 वर्ष से अधिक वाले बहुत मिल जाएंगे। वहां पे आप देखेंगे, चेक करेंगे नेट पर, तो कुछ दंपति ऐसे मिलेंगे जो 125-25 साल के हैं, पति पत्नी, और दोनों खाना बना के खा रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं और शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, 125 साल। लेकिन हमारे यहाँ बिरले ऐसे होता है कि अपने यहाँ 100 वर्ष तक औसतन लाइफ मानी गई है, और 100 वर्ष तक जाते जाते लोग बैठ जाते हैं या अन्य हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो HDI है उसमें भारत का कौन सा पोजीशन है? 132। इसे इंपॉर्टेंट करेंगे, आएगा। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है, जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है, विकास सूचकांक रिपोर्ट है 2022 में भारत की 132वीं स्थान है। 132 को ही आप इंपॉर्टेंट करेंगे। है अब यहाँ पे एक सवाल है कि भारत क्षय रोग, टीबी रोग से किस वर्ष से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा? 2025 में भारत टीबी रोग से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। 2022 में भारत ने काला जार को मात दे दिया और हेपेटाइटिस ए को मात दे दिया, और दोनों रोगों से भारत मुक्त हो गया। यानी कि अब एक तरह से देखा जाए 2025 में भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, टीबी मुक्त घोषित हो जाएगा। और इसका एक तरह से एक डिजिटल मंच तैयार किया गया है एक तरह से समाप्त करने के लिए, जिसका नाम है निश्चय सेकंड। ये नोट कर लें। केंद्र सरकार ने 2025 तक, केंद्र सरकार ने 2025 तक भारत को 2025 तक भारत को टीबी मुक्त घोषित करने का निश्चय किया है। क्षय रोग मुक्त करने का निश्चय किया है। इसके लिए निश्चय सेकंड
इसके लिए निश्चय सेकंड नामक योजना चलाई जा रही है। निश्चय सेकंड नामक योजना चलाई जा रही है। नामक योजना चलाई जा रही है। योजना चलाई जा रही है। आगे नोट कर ले, स्टार मार्क है। दूसरा पॉइंट है, हमने बातें किया था वन नेशन वन एड्रेस। इसके तहत सबसे पहले किस शहर में इसकी शुरुआत की गई है? वन नेशन वन एड्रेस, और वो है आपका इंदौर। ये भी नोट कर लेंगे स्टार मार्क है। इंदौर में या इंदौर नगर निगम में इंदौर में वन नेशन वन एड्रेस के तहत वन नेशन वन एड्रेस के तहत एक राष्ट्र एक पता, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते पर, सभी स्थानों के पता या एड्रेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है कराने का फैसला लिया है। उपलब्ध है कराने का फैसला लिया है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर होगा। भारत का पहला शहर होगा। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखें, भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे अनुबंध किए गए ताकि वहां के जितनी मीटर गेज नैरो गेज लाइनें हैं उसको ब्रॉड गेज में तब्दील किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच 3 रेलगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। पहला रेलगाड़ी कौन है? बंधन। दूसरा कौन है? मोत्री। और तीसरा कौन है? मिताली। मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत 2022 में की गई है। तो पूछा जा सकता है कि मिताली एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलाई जा रही है? मिताली एक्सप्रेस चलाई जाएगी और न्यू जलपाईगुड़ी, जो कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता के समीप स्थित है, बंगाल में, और ढाका के बीच चलाई जाएगी। ये भी नोट कर लें। भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल परियोजनाओं के विकास के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजनाओं के विकास के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे नोट कर ले स्टार बना के। भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस,
मोत्री एक्सप्रेस, उसी को मैत्री कहा जाता है, लेकिन बंगाली भाषा में मोत्री कहा जाता है। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस चलाया जाता है। यहाँ पे बंधन एक्सप्रेस सबसे पहले शुरू हुआ, फिर सेकंड में कौन शुरू हुआ? मोत्री शुरू हुआ, जिसे मैत्री कहा जाता है। और 2022 में कौन शुरू हुआ? मिताली एक्सप्रेस शुरू हुआ। ये भी नोट कर ले। 2022 में 2022 में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी, इंपॉर्टेंट करेंगे इसे, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जगह का नाम है, न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच, बांग्लादेश के ढाका के बीच, ढाका ढक्कन वाला ढ और काका वाला क, काका समझ रहे ना? काका का मतलब क्या होता है? काका का वास्तविक अर्थ, काका का वास्तविक अर्थ होता है रोटी वाला। तो जो गांव में काका होते हैं ना, काका और काकी, और वो काका है और काकी है तो समझ जाए कि उनका काम है रोटी की व्यवस्था करना। खेत में सबसे ज्यादा काम कौन करते हैं? काका। और घर में काम कौन करती है? काकी। समझ रहे ना? वो चाचा चाची अंकल आंटी तो अब इस समय हो गया। पहले लोग काका काकी कहते थे, ताकि ये क्या कर रहे हैं, मतलब खेत का पूरा व्यवस्था वही देखते थे। अनाज आएगा कि नहीं आएगा चिंता उन्हीं को रहती थी, उन्हीं को रहती थी। तो सब कहते काका जानते हैं। अगर कोई बात है, ये सामान कहाँ रखा गया है, तो काका से पूछ लो। यानी कि काका वो थे, लेकिन वो काका अब चाचा हो गए, और चाचा हो गए अब वो क्या हो गए? अंकल और आंटी हो गए। और जब से अंकल और आंटी हुए हैं तब से समझे परिवार में कोई रिलेशन। आगे नोट कर ले। तो क्या लिखा आपने? यानी कि ढाका, बांग्लादेश के ढाका के बीच चलाई जाएगी, बांग्लादेश के ढाका के बीच चलाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, एक बांध बनाया गया है, जो बांध रबर का बना है, और रबर का डैम हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो रबर का डैम उद्घाटन किया गया है, और वो किया गया है गया में, गया बिहार में। इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये 4 से 11 मीटर लंबा रबर का डैम है, जहाँ पे पत्थर का डैम, कंक्रीट का डैम बनाया जाता है। लेकिन इन्होंने रबर का ही डैम नीतीश कुमार ने बना दिया, क्योंकि वो पेशे से इंजीनियर है। एक बार पूछ दिया कि कहाँ का मुख्यमंत्री पेशे से इंजीनियर है, तो कौन है? नीतीश कुमार। अब तो हर जगह के मुख्यमंत्री इंजीनियर बन रहे हैं। ये नोट कर लें। देश का सबसे बड़ा रबर डैम, रबर का बांध, देश का सबसे बड़ा रबर डैम रबर का बांध है, रबर डैम है, रबर का बांध है, रबर का बांध है। बिहार के गया में स्थापित किया गया है, बिहार के गया में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, और यह है कि कहाँ पर भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो उसका एक लाइन में आंसर है, और वो है
भूकंप संग्रहालय स्थापित किया गया है भुज, गुजरात में, क्योंकि भुज में एक भयंकर भूकंप आया था जिसमें लाखों लोग तबाह हो गए थे। इसीलिए उसके याद में एक भूकंप संग्रहालय गुजरात के भुज में स्थापित किया गया है। ये भी नोट कर ले, गुजरात के भुज में, गुजरात के भुज में, भुज, केवल भुज, क्या हुआ, भुज, तो गुजरात के भुज में भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। भूकंप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे देखें, भारत में हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर को 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, और कब तक पहुंचाना है, 2025 तक। ये नोट कर ले स्टारना के, भारत में हेल्थ केयर सेंटर को, भारत में हेल्थ केयर सेंटर को 2025 तक, 2025 तक 50 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक, या 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। आगे नोट कर ले, शहरी जैव विविधता पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और कहां पे किया गया, शहरी जैव विविधता पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहां पे किया गया है, पूछा जाएगा। तो ये इंदौर में किया गया है। इंदौर कई इस बार बहुत चर्चा में रहा। इंदौर में आपका क्या रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि कौन थे, कहाँ के थे, यानी कि मॉरिशस के नहीं थे, गुआना के राष्ट्रपति थे, ओन अली साहब थे। बस इमरान अली जानते रहिए, वो आएगा। या अगर अगर जनवरी का 5-7 दिन का भी उठाया तो उसको कवर कर सकता है। आगे नोट कर लेंगे, शहरी जैव विविधता पर, शहरी जैव विविधता पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन है, 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन है, आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, इंदौर में किया गया, इंदौर में किया गया। आगे नोट कर लें, दूसरा पॉइंट है, भारत में पहला हिमालयी, भारत में पहला हिमालयी मसाला गार्डन का उद्घाटन है, पहला हिमालयी मसाला गार्डन का उद्घाटन है उत्तराखंड के रानी खेत में किया गया, उत्तराखंड के रानी खेत में किया गया। अब यहाँ पे देखें, दिल्ली में एक झील है,
जिस झील को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, उस झील को, उस झील का नाम क्या है, उस झील को किसने बनवाया था। और एक सवाल और भी है कि दिल्ली में जो झील बना उसको अनंगपाल तोमर ने बस बनाया, और अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली का नाम ढिल्ली रखा, और उसी को ढीलकाबाद कहा गया। और वही ढीलकाबाद है, बाद में क्या बन गया, दिल्ली बन गया। बाद में मुस्लिम राज्य में वो दिल्ली बन गया। दिल्ली 7 बार उजड़ी है और 8 बार बसी है, तभी ये दिल्ली इतना बृहद दिखाई देती है। ये भी नोट कर लें। अनंग ताल झील, अनंग ताल, अनंग, अनंग ताले, ताले झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, जिसे घोषित किया गया है, जिसे अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में बनवाया था। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। बनवाया था। अब यहाँ पे देखें, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाएगा। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, ये भी नोट कर ले। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है। अधिकार दिवस है, मनाने की घोषणा किया गया है। अधिकार दिवस है, मनाने की घोषणा किया गया है। अब यहाँ पे देखें, एक संगीतकार हैं AR रहमान। AR रहमान के नाम पर कनाडा में एक सड़क का नामकरण किया गया। जैसे आप भारत में भी देखेंगे तो स्ट्रेची रोड, अब तो नाम बदला जा रहा है। इलाहाबाद में ही देखें तो तमाम नए नए रोडों का नामकरण किया गया है। नए नए रोडों का यहाँ पे नामकरण किया गया है। नहीं तो पहले अंग्रेजों के नाम पर ही था इससे, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे राजधानी बनाया था, और राजधानी बनाने के साथ साथ जो सिविल लाइंस का इलाका है उसको अंग्रेजों ने ही बसाया। ये जहाँ पे आप खड़े हैं इसको भी अंग्रेजों ने ही डिजाइन किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ डिजाइन किया था, तो इसलिए यहाँ पे नामकरण भी किया गया। उसी तरह से संगीतकार हैं जिनका नाम है AR रहमान, उनके नाम पर एक कनाडा के मरखम शहर के एक रोड का नामकरण भी किया गया है, AR रहमान रोड। ये भी नोट कर लें। संगीतकार AR रहमान के नाम पर, संगीतकार AR रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की, कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नामकरण किया गया है। मरखम, मरखम, मरहम, मरखम, मरखम में शहर के एक रोड का नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। ये भी नोट कर लें। स्टार के दिल्ली के राजपथ का नाम बदल कर, दिल्ली के राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है।
बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। बदल दिया, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आगे नोट कर ले। अब यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रल विस्टा लॉन था उसका नाम भी बदल दिया गया। जो पूरा दोनों तरफ आप देख रहे थे बगीचा था, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक दोनों तरफ चौड़े सड़क मार्ग और साथ ही साथ वहाँ पे बगीचा था, उसका नाम भी बदल दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नाम भी ये भी नोट कर लें, सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल कर भी कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा लॉन, लॉन का मतलब मैदान, का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक सवाल और भी है कि उत्तर प्रदेश की एक सुंदरी ने मिस्र के सुंदरी का खिताब जीता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दीप सुप्रियम। दीप सुप्रियम उत्तर प्रदेश की सुंदरी हैं, जिन्हें मिस्र इलिट का खिताब सम्मानित किया गया है। ये नोट कर ले, उत्तर प्रदेश की भारतीय सुंदरी, उत्तर प्रदेश की भारतीय सुंदरी दीप सुप्रियम को, दीप सुप्रियम को अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में आयोजित, 22 में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022, मिस्र इलीट 2022, इलीट 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, एक सवाल और भी है कि भारत में पर्वतारोहण फाउंडेशन बना है और उस पर्वतारोहण फाउंडेशन का एक अध्यक्ष बनाया गया है पहली महिला को, जिसका नाम क्या है? हर्षवती बिष्ट, उत्तराखंड की है। ये भी नोट कर ले, हर्षवती बिष्ट को, हर्षवती बिष्ट को, बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हर्षवती बिष्ट को पर्वतारोहण फाउंडेशन का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे देखें, हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन घोषित किया गया? दिल्ली। किसको घोषित किया गया है? दिल्ली। ये भी नोट कर लें, हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा, हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली को घोषित किया गया है।
प्रदूषित शहर दिल्ली को घोषित किया गया है। हेल्थ रिपोर्ट या हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली को, लिखिए लिखिए, दिल्ली को घोषित किया गया है। हो गया तो छोड़ दिया जाए क्या? अरे खाना भी बनाना होगा आप लोगों को, नहीं बनाना है? चलिए कल, कि कल 12:30। अच्छा अच्छा, कल 26 जनवरी है ना, क्लास चलेगा।